नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी कंसेप्ट में। हम लाइफ प्रोसेस 10th क्लास का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हमने पहले पार्ट में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा, दूसरे पार्ट में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हमारा चलेगा रेस्पिरेशन। उससे पहले हमें ये जान लेना जरूरी था कि न्यूट्रिशन के अंदर जो फूड मटेरियल हम अंदर लेते हैं, प्रोसेस फूड मटेरियल इज टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की प्रोसेस के दौरान जो फूड मटेरियल हम अंदर लेंगे वो सेल के द्वारा यूज कर लिया जाएगा वेरियस लाइफ प्रोसेस को एनर्जी देने के लिए, क्योंकि जो फूड हमने खाया उससे हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। वो एनर्जी अब वेरियस लाइफ प्रोसेस क्या करेगी, परफॉर्म करवाएगी। रेस्पिरेशन होता क्या है, इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स। इसका मतलब कुछ नहीं है, जो ये रेस्पिरेशन एक प्रक्रिया है जिसके अंदर ऑक्सीजन ली जाएगी बाहर से और उस ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा जो फूड अंदर आया था उसके ब्रेकडाउन के लिए, ताकि सेलुलर नीड्स बॉडी की पूरी हो सके। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर ऑक्सीजन बाहर से ली जाएगी और उस ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा फूड सोर्सेज को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि वो एनर्जी हम यूज कर सकें किसी भी सेलुलर नीड के लिए। अब कई पाथवे हैं ग्लूकोज को तोड़ने के, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैंने समझाने की कोशिश की है, तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप इसको देख लीजिएगा। ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक आपको पता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, क्योंकि फॉर्मूला अगर बात करें तो C6H12O6 होता है। तो ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। सारी की सारी प्रोसेस कहाँ होगी, तो साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। ये एक एक नंबर में प्रश्न आ जाते हैं। सारी की सारी प्रोसेस कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। फिर 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज था, उसका ब्रेक डाउन होकर के बनेगा पायरुवेट। एंड पायरुवेट जो है वो एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। 3 कार्बन मॉलिक्यूल है प्लस कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। अब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा डिफरेंट कंडीशन में। एक तो कंडीशन हो सकती है कि भाई ऑक्सीजन हो, दूसरी हो सकती है कि ऑक्सीजन ना हो। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम बात करें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑक्सीजन, तो उसको बोलते हैं एरोबिक कंडीशन। अगर हम अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एग्जांपल यहां पे लिया गया ईस्ट। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मैंने बताया कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है आपका कौन सा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ईस्ट के अंदर मैं बात करूं तो ईस्ट के अंदर एथेनॉल बनेगा जो कि एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा जो कि एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, प्लस CO2 बनेगी, प्लस एनर्जी रिलीज होगी। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे ईस्ट में बात की थी। अब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, हमारी मसल सेल की अगर मैं बात करूं तो हमारी मसल सेल के अंदर क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। और ये लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तीसरा, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर बात करूं और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की जो प्रक्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, इसका मतलब ऐसे प्रकार का जो रेस्पिरेशन कहलाता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं जहां पे ऑक्सीजन हो। ठीक है, यहाँ पे CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस एनर्जी रिलीज होगी। CO2 भी, वाटर भी, प्लस एनर्जी भी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये डिफरेंट पाथवे हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के। तीनों पे तीनों पाथवे याद रखेंगे, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। अब एक बात ये जरूरी हो जाती है कि एनर्जी रिलीज जो हो रही है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर रिलीज ऑफ एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन के बजाय ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। याद रखेंगे,
एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर रिलीज ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज्ड यहां पे हो रही थी, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, जिसको हम एटीपी बोलते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई यहाँ पे हमने देखा जब ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई वो जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी इमीडिएटली यूज कर ली जाएगी, एक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर लिया जाएगा जिसका नाम है एटीपी। एटीपी का मतलब अगर हम देखना चाहें तो एटीपी का मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूं, एटीपी की अगर मैं बात करूं तो एटीपी की फुल फॉर्म में अगर हम देखें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, तो ये एटीपी होता है। एटीपी का यूज क्या है मैंने बताया, एटीपी यूज्ड टू फ्यूल many activities in the cell. ATP used to fuel many activities in the cell. That means ATP वो एनर्जी करेंसी है, हम बोल सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एनर्जी करेंसी है मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेस के लिए। दैट मीन्स ज्यादातर जो एक्टिविटी होंगी इसके थ्रू होंगी। ATP broken down giving rise a fixed amount of energy which can derive endothermic reaction taking place in the cell. एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे एटीपी ब्रोकन होगी, गिविंग राइज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देगी, जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी सेल के अंदर। मैंने बता दिया कि एनर्जी करेंसी है एटीपी आपका। एटीपी बनी कैसे, एडीपी प्लस एक इनऑर्गेनिक फोस्फेट। एडीपी क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फोस्फेट यहाँ पे जुड़ गया है, और एनर्जी एंडोथर्मिक एनर्जी यहाँ पे यूज होगी। एंडोथर्मिक एनर्जी यूज होकर के ये बन गया, बॉन्डिंग होगी एडीपी और इनऑर्गेनिक फोस्फेट की, ये बन गया एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को हम यूज कर सकते हैं सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है, एटीपी को यूज कर सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं, या फिर कंडक्शन ऑफ नर्वस इंपल्स एंड मेनी मोर एक्टिविटीज। इसका मतलब एटीपी जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। गैसियस एक्सचेंज कल हमने पढ़ा था प्लांट के अंदर, तो स्टोमेटा के थ्रू होता है, ये हमने कल भी पढ़ा था। तो प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू होता है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन और CO2 का इन एंड आउट जो एक्सचेंज रहेगा वो डिफ्यूजन से होगा, और डिफ्यूजन की डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करेगी एनवायरमेंटल कंडीशन पे, दूसरा प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो डिफ्यूजन की डायरेक्शन दो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, डिफ्यूजन दो चीज पे डिपेंड करेगा, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है प्लांट की। अगर एक छोटी सी बात हम देख लें, रात को और दिन में पौधों के अंदर क्या होता है, तो रात को एट नाइट को अगर हम देखें तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए मैंने कल बताया था CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना जरूरी है, ठीक है। तो रात को कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसलिए जो CO2 एलिमिनेट होगी रेस्पिरेशन के दौरान वो एक मेजर एक्टिविटी रहेगी रात को, ठीक है। जो CO2 एलिमिनेट होगी वो एक मेजर एक्टिविटी रहेगी रात को। दैट मींस रात को मेजर एक्टिविटी क्या रहेगी, CO2 एलिमिनेशन, CO2 का बाहर निकलना। दिन के अंदर अगर बात करें तो CO2 जनरेटेड यूज्ड अप बाय फोटोसिंथेसिस, जो CO2 जनरेट हुई रेस्पिरेशन के दौरान, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा रिलीज कर ली जाएगी। अब रिलीज कर ली गई दैट मींस यूज कर ली गई, सॉरी रिलीज नहीं यूज,
जो यूज कर ली गई इसका मतलब CO2 रिलीज नहीं होगी। तो दिन के अंदर कोई CO2 रिलीज नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी CO2 जनरेट होगी रेस्पिरेशन के दौरान वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा यूज कर ली जाएगी। इसका मतलब दिन के अंदर ऑक्सीजन रिलीज एक मेजर एक्टिविटी होगी। रात में मेजर एक्टिविटी कौन सी होगी? CO2 का बाहर निकलना। दिन में कौन सी होगी? ऑक्सीजन का बाहर निकलना। ये तो रही प्लांट्स की बात। अगर हम बात कर लेते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हर एक के अंदर, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो डिफरेंट ऑर्गन का होना लाजमी हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं एक्सचेंज के लिए, डिफ्यूजन के लिए, या फिर और हाँ अकेला डिफ्यूजन मतलब यहाँ पे अकेला डिफ्यूजन जो है वो पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है? उस चीज का कारण मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि टेरेस्ट्रियल जो है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। दैट मींस टेरेस्ट्रियल वो एनिमल्स हैं जो धरती के ऊपर चल सकते हैं। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो एनवायरनमेंट के द्वारा ऑक्सीजन को लेंगे। एक्वेटिक जो है पानी वाले वो ऑक्सीजन लेंगे जो ऑक्सीजन पानी के अंदर घुली हुई है, दैट मींस ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब एक थोड़ी सी सोचने की बात है, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ज्यादा है या फिर डिसॉल्व्ड जो ऑक्सीजन रहती है वो ज्यादा है? तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो जो ऑक्सीजन घुली हुई है पानी के अंदर उसकी अमाउंट कम है एज कंपेयर टू एनवायरमेंटल ऑक्सीजन। अब अमाउंट कम है तो रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होगा ना, दिक्कत ज्यादा आएगी ना, इसका मतलब सांस ज्यादा लेना पड़ेगा ना। इसलिए वही तो मैं बता रहा हूं। यहाँ पे देख लीजिए, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लो, कहां पे लो है? एज कंपेयर ऑक्सीजन इन एयर, मतलब एक्वेटिक के अंदर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी के अंदर कम है, इसलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वेटिक का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल। रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वेटिक का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल। मछलियों की अगर मैं बात कर लूं, फिशेज की अगर मैं बात कर लूं, तो फिशेज का अगर आपने मुंह देखा हो और मुंह के ऊपर आपने आंख देखी हो, तो आंख के थोड़ा सा पीछे चलेंगे, बिल्कुल जस्ट पीछे, तो आपने एक गिल्स देखे होंगे, एक कान जैसे स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, वो गिल्स हैं। और वो गिल्स ही क्या करते हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन वो गिल्स ही करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है फिशेज टेक वाटर थ्रू माउथ। फिशेज क्या करेंगी, मछलियां क्या करेंगी? पानी के मतलब पानी को मुंह के थ्रू अंदर लेंगी एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स, और इसको गिल्स के पास भेज देंगी, जहां क्या होगा? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन टेकन अप बाय ब्लड, जो ऑक्सीजन पानी के अंदर थी वो ब्लड के द्वारा ले ली जाएगी और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को पहुंचा दी जाएगी। टेरेस्ट्रियल की अगर मैं बात करूं तो वो एटमॉस्फेरिक एयर लेते हैं। मैंने यहाँ पे बताया टेरेस्ट्रियल यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, सो दे मस्ट हैव स्ट्रक्चर दैट कैन इंक्रीज सरफेस एरिया, क्योंकि ऑक्सीजन भी ज्यादा है, सरफेस एरिया भी ज्यादा होना चाहिए, और ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा उनके पास ऑर्गन होना चाहिए जो उस स्ट्रक्चर को बढ़ा सके। सरफेस एरिया भी फाइन होना चाहिए, कंडीशन सरफेस एरिया फाइन होना चाहिए, डेलिकेट होना चाहिए। इसलिए अगर फाइन और डेलिकेट सरफेस एरिया बनाने के लिए ये जो स्ट्रक्चर है ये बॉडी के अंदर रहते हैं, विद इन द बॉडी। ये आप देख लीजिए, यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, सो देयर हैव अ पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस, और एक ऐसा पैसेज होगा, एक ऐसा मैकेनिज्म रहेगा जो यहां तक ऑक्सीजन को पहुंचा सके, ऐसा मैकेनिज्म रहेगा जो यहां तक ऑक्सीजन को पहुंचा सके। मैंने एक बात आपको बताई थी, क्यों कि डिफ्यूजन अकेला मतलब अकेला अगर डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो वो क्यों मतलब कंफर्टेबल नहीं है, अकेला डिफ्यूजन क्यों नहीं है? तो ये देखिए फैक्ट है, ये कहता है अगर डिफ्यूजन की बात करते हैं, इफ डिफ्यूजन, अगर डिफ्यूजन अकेली प्रोसेस हो, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर अगर हम बात कर लें, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर अगर अकेली डिफ्यूजन प्रोसेस हो,
मतलब ऑक्सीजन और CO2 इनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर अकेले डिफ्यूजन प्रोसेस है तो लंग्स से ऑक्सीजन को दैट मीन्स टो तक, नीचे टो तक, हमारे टखने तक पहुंचने में लगभग 3 साल लग जाएंगे, लगभग 3 साल लग जाएंगे। इसलिए डिफ्यूजन कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए डिफ्यूजन कंफर्टेबल नहीं है। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। और ह्यूमन बीइंग्स की हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। अभी रेस्पिरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, हमारे अंदर। तो रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अपने अंदर के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर के स्ट्रक्चर को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, थोड़ा सा रफली सा है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी दी बेस्ट देने की हम आपको कोशिश करते रहेंगे। देखिए ये मैंने क्या बनाया, आदमी, ठीक है। अच्छा, ये जो है आप देखिएगा यहाँ पे, ये आप देखिए, ये जो है आपका नाक, जो ये है, ठीक है, ये नाक आपका बना है। ये माउथ कवेटी है, जो मतलब माउथ बना है, और ये माउथ कवेटी, ये नाक, नेजल पैसेज बोल सकते हैं, माउथ कवेटी बोल सकते हैं। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो हमारा, हमने क्या बना अभी, फेरिंग्स, ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये फेरिंग्स, और उसके नीचे लैरिंग्स है, और उसके नीचे ट्रैकिया है। लैरिंग्स अगर आपको याद हो तो लैरिंग्स साउंड बॉक्स होता है, लैरिंग्स जो है वो साउंड बॉक्स कहलाता है बॉडी का, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लैरिंग्स, लैरिंग्स आल्सो नोन एज साउंड बॉक्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। उसी प्रकार फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स, फेरिंग्स को विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं हम किसको, फेरिंग्स को। तो हमने हवा अंदर ली नेजल पैसेज से, वो गई फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया में पहुंच गई। अब जो ट्रैकिया है उसके पास क्या है, रिंग्स हैं, छल्ले हैं, रिंग्स हैं, छल्ले हैं, जिनको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोला जाता है। कई प्रकार के हैं, बड़ी क्लासेस के अंदर आप पढ़ पाएंगे इनको, ठीक है। तो रिंग्स है, कार्टिलेज के छल्ले यहाँ पे बने हुए हैं। जैसे जैसे ये विंड पाइप नीचे की तरफ जाता है, ये हमारे लंग्स हैं, जो पीले कलर में आपको दिख रहे हैं, ये हमारे लंग्स हैं, जो कि डायफ्राम के ऊपर टिके हुए आप देख पा रहे हैं। लंग्स, लंग्स जो हैं ये रिब्स हैं हमारे, जो यहाँ पे जो रहते हैं ये रिब्स हैं। 12 पेयर रिब्स के होते हैं, दैट मीन्स 24 रिब्स हमारी बॉडी के अंदर है। तो ये रिब्स यहाँ पे आपके दिखाए गए हैं, रिब्स के अंदर प्रोटेक्टेड है लंग्स, ठीक है। तो हमारे फेफड़े जो लंग्स हैं वो रिब्स के अंदर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ये डायफ्राम आपका दिखाया गया है। अब हम जो बात कर रहे हैं, हमें जो मेन बात करनी है वो एयर पैसेज कैसे होता है, दैट मीन्स एयर अंदर कैसे जाती है, कैसे वो ब्लड में डिसोल्व होती है, वो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखिए, ये जो विंड पाइप चलता गया और जैसे जैसे लंग्स के अंदर ये गया तो वहां पे ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया स्मॉलर और स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर। दैट मीन्स जैसे ये पैसेज जा रहा था तो ये ऐसे लंग्स के अंदर गया और ये ऐसे डिवाइड होने लग गया। क्या होने लग गया, डिवाइड होने लग गया। क्या होने लग गया, डिवाइड होने लग गया, डिवाइड होने लग गया, जिसको ब्रोंकी बोला गया। और ब्रोंकी बोला गया और ब्रोंकी डिवाइड होगी ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो गया एल्वियोलर सैक के अंदर। एल्वियोलर सैक बना जिसके अंदर हमें एल्वियोलाई दिखाई दी। क्या दिखाई दी, एल्वियोलाई। क्या दिखाई दी, एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई वो स्ट्रक्चर है एयर पैसेज का जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा या फिर सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। एल्वियोलर सैक के अंदर प्रेजेंट होंगी एल्वियोलाई। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, एयर दैट मीन्स जो हवा है,
जो हम ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, ठीक है। जो हवा हमने ली वो नोस्ट्रिल के अंदर गई, दैट मीन्स जो नोस्ट्रिल नाक के जो छिद्र हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो उनके अंदर वो हवा जाती है। अब नाक के अंदर छोटे छोटे बाल हैं, छोटे छोटे क्या है, हेयर्स हैं। जैसे ही हवा गई, ये हेयर्स क्या करेंगे, ये बाल क्या करेंगे, हवा को फिल्टर करेंगे, एक छलनी का काम करेंगे, हवा को फिल्टर कर देते हैं। और नाक के अंदर म्यूकस भी साथ में रहती है जो इस चीज में फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है, ठीक है। म्यूकस भी फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। ये देखिए मैंने लिखा फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन द पैसेज, दैट मींस दैट लाइन द पैसेज, जो इस नाक के अंदर आपके छोटे छोटे हेयर्स है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, म्यूकस भी है जो कि हेल्प करती है इस प्रोसेस के दौरान। यहाँ से ये हवा गई थ्रोट के पास, गले के पास, गले के अंदर मैंने बताया रिंग्स हैं कार्टिलेज के, ताकि एयर पैसेज कोलैप्स ना हो सके, ताकि एयर पैसेज कोलैप्स ना हो सके, ठीक है, इसलिए रिंग्स प्रेजेंट है। तो रिंग्स का क्या काम है, रिंग्स प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ एयर पैसेज, बहुत ही बढ़िया बात, रिंग्स प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ एयर पैसेज। अब क्या होगा, ये थ्रोट से लंग्स के पास गई, फेफड़ों के पास गई, कौन गई, हवा गई, फेफड़ों के पास हवा जाती है और फेफड़ों के अंदर जैसे ये पैसेज आगे आगे चलता गया, डिवाइड होता गया। मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे जैसे आगे चलता जाएगा डिवाइड होता जाएगा, ये डिवाइड होता गया, स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, फाइनली a balloon like structure known as alveoli, फाइनली एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हमने क्या बोला, एल्वियोलाई बोला। एल्वियोलाई क्या करेगी, हैव सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वियोलाई के पास सरफेस एरिया रहेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। एल्वियोलाई की जो वाल हैं, दीवार हैं, वो कंटेन करती हैं एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का एक भरपूर नेटवर्क यहाँ पे प्रेजेंट है, भरपूर नेटवर्क यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे हैव सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगी। वॉल ऑफ एल्वियोलाई कंटेन्स एक्सटेंसिव नेटवर्क, एक्सटेंसिव नेटवर्क रहेगा ब्लड वेसल्स का यहाँ पे। इसके बाद हम देख पा रहे हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या क्या एक्टिविटी होंगी। एक बार जो भी वीडियो को देख रहा है वो देखिएगा, जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूं उसको करके देखिएगा। जब हम सांस अंदर लेंगे, ठीक है जी, मैंने सांस अंदर खींचा, मैंने सांस अंदर खींचा, क्या हुआ कोई बता सकता है? हमारे जो रिब्स हैं, जो हड्डियों का ढांचा बना हुआ है वो ऊपर की तरफ उठा। आप देखिए एक बार अंदर सांस लेकर के ऊपर उठा, हमारा रिब्स ऊपर उठते हैं। और ये जो डायफ्राम मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये डायफ्राम अभी कॉन्ट्रैक्टेड है, डायफ्राम उठा करके देखिए, ये देखिए फ्लैट हो चुका है बिल्कुल, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। चेस्ट कैविटी, छाती जो हो फूल जाएगी, छाती क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, और छाती फूल करके और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब ये जो आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू लंग्स, एयर जो फेफड़ों के अंदर भरी जा रही है एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई, और जो एल्वियोलाई हमारी बनी वो उनको भरने में कामयाब हो रही हैं। दैट मीन्स जब हम हवा अंदर लेंगे, हमारे रिब्स उठेंगे, हमारा डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, चेस्ट कैविटी बढ़ जाएगी, और इसी कारण जो एयर हमारे लंग्स के अंदर जाएगी और एक्सपेंडेड, दैट मींस एल्वियोलाई को एक्सपेंड कर देगी। इसका मतलब जब हम सांस छोड़ेंगे तो इसका उल्टा होना चाहिए ना, और यही होता है। हम सांस छोड़ करके देख सकते हैं, देखिएगा क्या हुआ, हमारी छाती जो है वो अंदर चली गई, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमारे रिब्स डाउनवर्ड चले गए। दैट मींस ये सारी प्रोसेस जो ब्रीदिंग इन के दौरान होती है और ब्रीदिंग आउट के दौरान, दोनों के दोनों बिल्कुल अपोजिट रहेंगी। अब एक्चुअली होता क्या है, साइकिल कैसे चलती है, उस चीज पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो इस चीज में बड़ी
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ब्लड क्या करता है, बॉडी से, दैट मीन्स लंग्स को छोड़ करके बाकी की जो बॉडी बच गई उससे क्या करेगा, CO2 को उठा लेगा। क्या करेगा, ब्रिंग्स CO2, ब्लड ब्रिंग्स CO2 कहां से, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी से क्या कर लेगा, वो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेगा और उसको रिलीज कर देगा कहां पे, एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई जो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनके अंदर रिलीज कर देगा। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको ब्लड ले जाएगा एल्वियोलर ब्लड वेसल के थ्रू, कहां पे, वापस बॉडी के अंदर। तो थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा हम देखेंगे। बॉडी दैट मीन्स लंग्स को छोड़ करके बाकी की जो बॉडी बच गई उससे CO2 को लिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया गया, उसको एल्वियोलाई के अंदर रिलीज कर दिया गया। और एल्वियोलाई के अंदर दैट मींस जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वो ऑक्सीजन किसने ले ली, ब्लड के थ्रू, एल्वियोलर ब्लड वेसल्स मैंने बताया था, उन्होंने ले ली और वो भेज दी कहां पे, वापस बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन चली गई। इस साइकिल के दौरान क्या हुआ, इस साइकिल के दौरान जब एयर बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, तो लंग्स जो है उनके अंदर स्पेशल रेजिडुअल वॉल्यूम रहती है एयर की। रेजिडुअल मतलब बची हुई, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम रहती है ताकि सफिशिएंट टाइम मिल पाए ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब होने का और CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होने का। ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब होने का, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होने का। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्विक रिवीजन अगर आपको देना चाहूं तो कैसे दूंगा, देखिएगा। एयर गई नोस्ट्रिल में, नोस्ट्रिल से गई थ्रोट में, थ्रोट से गई लंग्स में, लंग्स के अंदर मैंने बताया अब क्या डिवाइड हो गया, ब्रोनकाई से ब्रोनक्यूल्स, ब्रोनक्यूल्स बन गए और ब्रोनक्यूल से एल्वियोलाई बन गई और एल्वियोलाई जो है ब्लड के थ्रू सारा का सारा ट्रांसपोर्ट यहाँ पे चलता रहेगा, वो ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। अब मैं एक छोटी सी बात, एक छोटा सा फैक्ट बताना चाहूंगा दोस्तों आपको, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ये फैक्ट बहुत ही जरूरी है। एल्वियोलाई जो हमने बताई, एल्वियोलर जो सैक हमने बताया, अगर वो एक्सपेंड करने लग जाए, अगर वो एक्सपेंड करे तो 80 मीटर स्क्वायर, दैट मींस 80 स्क्वायर मीटर एरिया वो एक्सपेंड कर सकती है। 80 स्क्वायर मीटर एरिया को वो एक्सपेंड कर सकती है। और फिर बात रहती है इफ बॉडी साइज इज लार्ज, अगर बॉडी साइज लार्ज है, जैसे कि हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, अकेला डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है, मैंने पहले भी बताया था डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या रहता है, क्योंकि अगर अकेला डिफ्यूजन रहता तो मैंने जैसा बताया था कि हमारे सिर से पांव तक ऑक्सीजन को जाने में 3 साल लग जाते, 3 साल बहुत ही ज्यादा टाइम हो जाता, ठीक है। इसलिए एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पे रहता है जिसके थ्रू सारा ट्रांसपोर्ट रहेगा, and that respiratory pigment in human beings known as HB, that means hemoglobin, hemoglobin रहता है जिसकी एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन को बाइंड करने की, ऑक्सीजन को बाइंड बहुत जल्दी करता है। और ये ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं जिनको बोला जाता है, ये उनके अंदर प्रेजेंट है। बात कर लेते हैं सोल्युबिलिटी की, तो सोल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा डिसॉल्व्ड फॉर्म में ज्यादातर जाती है ट्रांसपोर्ट के अंदर, डिसॉल्व्ड फॉर्म में ज्यादातर जाती है, ट्रांसपोर्ट के अंदर फॉर्म में ज्यादातर जाती है, हमने बताया। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है रेस्पिरेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा विराम देते हैं। इस मतलब 10th क्लास के हिसाब से हमारा हो चुका है, बाकी रेस्पिरेशन में सीखने को बहुत कुछ है, न्यूट्रिशन में भी बहुत कुछ है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करो, शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, ताकि बच्चे लॉकडाउन का फायदा उठा सकें, और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आप लोगों से यही कहूँगा कि कोरोना से बचकर रहें, खुद स्वस्थ जग स्वस्थ।
तो आप बच करके रहिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक पार्ट 4 जो आएगा वो ट्रांसपोर्टेशन आएगा। बहुत ही चुनिंदा टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसके अंदर हम हर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लांट के अंदर जाइलम फ्लोएम के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। और कोरोना की लड़ाई से हमें जंग को जीतना है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़िए, जितना ज़्यादा उसके टाइम का यूटिलाइज करिए। और आशा करूँगा कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई है। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जय हिंद।